उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे से होंगे और अपनी पढ़ाई पर विशेष ध्यान दे रहे होंगे। जैसा कि हम लोगों ने अपनी सीरीज में आधुनिक भारत के इतिहास के बारे में चर्चा करना प्रारंभ किया था और इस चर्चा के श्रेणी में हम लोगों ने क्रमशः पुर्तगीज़ के बारे में, डच के बारे में और ब्रिटिशर्स के बारे में पढ़ लिया था। और आगे बढ़ते हुए हम लोग आज बात करने वाले हैं भारत में फ्रांसीसियों के आगमन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर आप लोगों को हमारा वीडियो ये पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें ताकि हम लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़े। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने पढ़ लिया था ब्रिटिशर्स के बारे में, आज हम लोग बात करेंगे फ्रांसीसियों के बारे में। तो फ्रांसीसी कंपनी के आने का क्रम शुरू हुआ 1667 में। यूँ कहा कि 1667 ईस्वी में इस कंपनी की स्थापना हुई थी और इस कंपनी की स्थापना में महत्वपूर्ण श्रेय कोलबर्ट को जाता है, जो कि लुई 14वें के शासनकाल में, यानी कि जो लुई 14वें थे उनका शासन चल रहा था फ्रांस में और उनके एक मंत्री के रूप में कार्य कर रहे थे कोलबर्ट। तो कोलबर्ट ने ही सलाह दी थी लुई 14वें को कि आप जैसे कि और यूरोपियों की तरह ही हमारी कंपनी भी ईस्ट की तरफ जाके व्यापार करे तो अच्छा खासा मुनाफा कमा सकती है। इसी क्रम में इन्होंने एक कंपनी की स्थापना करी, द कंपनी एंड ओरिएंटल। ये एक सरकारी कंपनी थी। तो ये विशेष ध्यान देने वाली बात है क्योंकि जो और यूरोपियों की तरफ से कंपनी आई थी उनमें ज़्यादातर कंपनी जो थी वो प्राइवेट ही होती थी और ये कंपनी सरकारी थी। तो इस कंपनी को फ्रांसिस कैरो के नेतृत्व में इंडिया में व्यापार करने के लिए भेजा गया। इस कंपनी की स्थापना 1667 ईस्वी में हुई थी और नेतृत्वकर्ता जो थे फ्रांसिस्को कैरो, इनके नेतृत्व में सर्वप्रथम सूरत में 1668 ईस्वी में पहली फैक्ट्री की स्थापना की गई। और चूँकि हम लोग जानते हैं कि सूरत में पहले से ही 1608 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी फैक्ट्री स्थापित कर ली थी तथा पुर्तगीजों की भी फैक्ट्री वहाँ पे पहले से ही आसीन थी। तो जाहिर सी बात थी कि यहाँ पे सूरत में इनको अपना व्यापार उतने सरल ढंग से करना सही नहीं था। काफ़ी अच्छा खासा उनको यहाँ वहाँ पे कंपटीशन मिल रहा था। तो इसी क्रम में उन्होंने अपनी फैक्ट्री के विस्तार के बारे में सोचा। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि सूरत में 1668 ईस्वी में इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री की स्थापना की थी और जब यहाँ पे उनको उस लेवल की सफलता नहीं मिली जिस लेवल का वो सोच के आए थे, तो इन्होंने अपनी दूसरी फैक्ट्री की स्थापना मसूलीपट्टनम में 1669 में की। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि जो दूसरी फैक्ट्री फ्रांसीसियों ने स्थापित किया था उसके वर्ष का क्रम या फिर मिलान कराने के लिए आप लोगों के एग्जाम में आ जाता है, तो इस चीज़ को हम लोग ध्यान रखेंगे। और उसके बाद चूँकि हम लोग जानते हैं कि मसूलीपट्टनम में भी अंग्रेजों की कंपनी स्थापित हो गई थी जो कि वर्ष 1611 ईस्वी में स्थापित की गई थी और यहाँ पे डचों की भी एक फैक्ट्री पहले से ही आसीन थी। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ भी उनको उस लेवल की सफलता मिलने की उम्मीद नहीं थी। इसी क्रम में उन्होंने कुंडा के अधीन मद्रास में इसी क्रम में उन्होंने 1672 ईस्वी में सेंट थोमे नामक एक जो मद्रास में जगह थी सेंट थोमे, उस पर इन्होंने अपना कब्जा जमा लिया और द लाहे के नेतृत्व में इन्होंने ये कब्जा जमाया था। और इस कब्जे से नाराज होकर गोलकुंडा के जो राजा थे उन्होंने डचों के साथ मिलकर के फ्रांसीसियों के साथ युद्ध छेड़ दिया और इस युद्ध में फ्रांसीसियों की बुरी तरह से हार हुई। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेंट थोमे का युद्ध हुआ था किस वर्ष हुआ था, तो याद रखेंगे 1672 ईस्वी में सेंट थोमे का युद्ध हुआ था। तो इस युद्ध में हार के बाद फ्रांसीसियों को अपनी कंपनी यहाँ से भी छोड़ के भागना पड़ा और मसूलीपट्टनम की भी कंपनी इनके हाथ से निकल गई। तो इसके बाद 1673 ईस्वी में फ्रांसीसियों ने एक नए फ्रांसीस अधिकारी को भेजा जिसका नाम फ्रांसिस मार्टिन था। और फ्रांसिस मार्टिन को ही हम लोग वास्तविक संस्थापक मानते हैं क्योंकि इसने ही फ्रांसीसियों की कंपनी का एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो ये नाम हम लोग याद रखेंगे कि 1673 ईस्वी में फ्रांसीसियों ने फ्रांसिस मार्टिन के नाम से एक फ्रांसीस अधिकारी को भेजा और इसके साथ बेलाग लिस्पने नाम के एक और अधिकारी आया था और इन दोनों ने मिलकर कंपनी को फिर से नए सिरे से जमाने की कोशिश की। और इसी क्रम में उन्होंने वालीकुंडपुरम के सूबेदार शेर खां लोधी से जाके बात करी और उनसे क्षमा याचना करी कि हमारे जो पहले जो हमसे गलतियां हो गई हैं उसके लिए हमें माफ़ कर दीजिए और हमारे लिए भी व्यापार के लिए कहीं शरण दीजिए ताकि हम लोग भी
और जो यूरोपीय कंपनी है उन्हीं की तरह हम लोग भी शांतिपूर्वक व्यापार कर सके। क्योंकि सूबेदार जो शेर खान लोधी था ये काफ़ी उदारवादी व्यक्ति था, तो इसने पांडिचेरी नामक एक गांव प्रदान की फ्रांसीसियों को, जिसे आजकल हम लोग पुदुचेरी के नाम से भी जानते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जो फोर्ट लुई की स्थापना हुई है वो पांडिचेरी में ही 1674 ईस्वी में फ्रांसिस मार्टिन के द्वारा की गई थी। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि जो फोर्ट लुई की स्थापना हुई थी वो किसके नेतृत्व में हुई थी। तो हम लोग याद रखेंगे फ्रांसिस मार्टिन के नेतृत्व में। इसी क्रम में फ्रांसीसियों ने आगे बढ़ते हुए अब सोचा कि यहाँ से आगे बढ़ते हुए हम लोग बंगाल की तरफ कदम बढ़ाएं, क्योंकि बंगाल उस समय काफ़ी एक उन्नति वाला क्षेत्र था व्यापारिक दृष्टि से, और वहाँ पे चूंकि पहले से अंग्रेज भी व्यापार कर रहे थे और उनका व्यापार काफ़ी अच्छे से फल फूल रहा था। तो इसीलिए इन्होंने भी अपना कदम बंगाल की तरफ बढ़ाया, और बंगाल के जो सूबेदार थे शाइस्ता खां से उन्होंने 1690-92 में चंद्रनगर नामक एक नगर प्राप्त किया, और चंद्रनगर में जाके उन्होंने अपना व्यापार प्रारंभ कर दिया। क्योंकि हम लोगों ने देखा है कि बंगाल में भी अंग्रेजों का प्रभुत्व पहले से ही जमा हुआ था। तो जाहिर सी बात है कि अंग्रेज नहीं चाहेंगे कि कोई दूसरी व्यापारी कंपनी आए और उनको इस फील्ड में भी कंपटीशन में भाग लेना पड़े। चूंकि डचों का भी व्यापार अच्छे से फल फूल रहा था बंगाल के क्षेत्र में, तो इन्होंने इस बात का विरोध किया। और चूंकि हम लोग देख चुके हैं कि डचों से यहाँ भी थोड़ा बहुत उन्हें प्रतिद्वंदिता मिल रही थी, तो डचों ने क्या किया कि इन्होंने पांडिचेरी पर कब्जा कर लिया, और पांडिचेरी पर कब्जा करने के बाद फ्रांसीसियों की हालत खराब हो गई। उन्होंने 1693 ईस्वी में डचों ने पांडिचेरी पर कब्जा कर लिया, और इस कब्जे के 5 साल बाद लगभग 1698 ईस्वी में डचों ने पुनः फ्रांसीसियों को पांडिचेरी प्रदान कर दी, वापस कर दिया। और ये एक संधि के तहत हुआ था जिसे रिजवी की संधि नाम याद रखेंगे। 1698 ईस्वी में रिजवी की संधि हुई थी। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि रिजवी की संधि या फिर मिलान कराने के लिए जाता है। तो आगे जब हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे तो इसमें संधियाँ काफ़ी महत्वपूर्ण होंगी, क्योंकि संधियों से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, और उसमें जो सन होता है उसको मिलान करने के लिए दे देता है। तो ये वनडे एग्जामों के साथ साथ जो पीसीएस के प्री लेवल के भी एग्जाम होते हैं उनमें भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इस पर हम लोग विशेष ध्यान रखेंगे। आगे हम लोग देखेंगे कि फ्रांसीसियों ने कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर अपने अधिकार जमाए। इसका भी आ जाता है क्वेश्चन, काफ़ी बनता है क्वेश्चन। तो सबसे पहले माहे में 1724 ईस्वी में, कराईकल 1739 ईस्वी में, और एक मारिशस ये 1721 ईस्वी में मारिशस में इन्होंने कब्जा जमाया था। तो मारिशस चूंकि आप लोगों को पता होगा, मैं मैथ के द्वारा आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मान लीजिए कि यह अफ्रीका महाद्वीप है और ये मेडागास्कर है, और इसी के नज़दीक यहाँ पे मारिशस नामक एक द्वीप है, और इसी पे कब्जा कर लिया था फ्रांसीसियों ने। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है, और ये इम्पोर्टेंट है आप लोगों के एग्जाम के लिए, तो इसे ध्यान में रखेंगे हम लोग। आगे चल के भारत में फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के मध्य 3 महत्वपूर्ण लड़ाइयाँ लड़ी गई, और ये लड़ाइयाँ हम लोग कर्नाटक के युद्ध के नाम से जानते हैं। तो इसके बारे में तो हम लोग पढ़ाई करेंगे अगले वीडियो में, लेकिन एक बार हम लोग इसको रिकॉल कर लेते हैं। प्रथम युद्ध जो कर्नाटक का हुआ था वो 1746 से 48 ईस्वी तक, यानी 2 वर्ष तक चला था। दूसरा जो युद्ध हुआ था वो इसके 1 साल बाद ही, यानी कि 1749 से 1754 तक, यानी कि 5 वर्ष तक ये युद्ध चला था। और जो तीसरा युद्ध हुआ था वो युद्ध काफ़ी लंबा चला था,
ये 1756 से 63 ईस्वी तक, यानी कि 7 वर्षों तक युद्ध चला था। तो इसको हम लोग, इसके बारे में पूरी डिटेल वीडियो एक आएगी अगले वीडियो में, तो उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आप लोग अपनी पढ़ाई पे ध्यान देते रहिए। तो मिलते हैं हम लोग आपसे अगले वीडियो में। तो अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। थैंक यू।